दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह मुद्दा है भारत में बहुजन मीडिया की जरूरत कितनी है। भारत में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो सवाल उठता है कि क्या यह स्तंभ वाकई सबके लिए बराबरी से खड़ा है। क्या यह समाज के उस बड़े हिस्से की आवाज बन रहा है जिसे हम बहुजन कहते हैं, यानी दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें बहुत डीप में जाना होगा। तो चलिए एक एक करके बारीकी से सारी चीजों को जानते हैं आज के इस वीडियो में। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 85% हिस्सा बहुजन श्रेणी में आता है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं। लेकिन जब हम मीडिया मालिकाना हक और पत्रकारिता में प्रतिनिधित्व को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी मिलती है। 2006 में आई सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि भारत के बड़े मीडिया संस्थानों में 90% से ज्यादा शीर्ष पदों पर ऊंची जाति के लोग बैठे हैं। इस रिपोर्ट ने साफ किया कि बहुजन समाज, जो देश की बहुसंख्यक आबादी है, मीडिया में नाम मात्र का प्रतिनिधित्व रखता है। अब सवाल उठता है कि जब मीडिया में बहुजन समाज की भागीदारी इतनी कम है तो क्या इससे खबरों की दिशा और सोच प्रभावित होती है। इसका जवाब है हाँ। आप देखिए, किसान आंदोलन हो, मजदूरों की समस्या हो, दलित अत्याचार की घटनाएं हो या फिर आदिवासी इलाकों की बदहाली, मुख्य धारा की मीडिया इन्हें बहुत कम कवरेज देती है। जबकि बॉलीवुड की खबरें, क्रिकेट मैच या नेताओं की बयानबाजी घंटों तक चलाई जाती है। यह असंतुलन सिर्फ यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे वही सत्ता संरचना काम करती है जिसमें बहुजनों को हाशिए पर रखा गया है। इतिहास में झांके तो हमें पता चलता है कि बहुजन समाज को हमेशा से ज्ञान और सूचना से वंचित रखा गया है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में दलित शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार तक नहीं दिया गया। इसी वजह से सदियों तक बहुजन समुदाय को अपनी बात रखने का मंच नहीं मिला। जब 19वीं और 20वीं सदी में ज्योतिबा फुले, पेरियार और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने अखबार और पत्रिकाएं निकाली, तभी पहली बार बहुजनों की आवाज सुनाई देने लगी। उदाहरण के लिए अम्बेडकर ने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार निकाले, जो उस दौर में बहुजन आंदोलन की रीढ़ बने। लेकिन दुख की बात यह है कि स्वतंत्र भारत के बाद भी मुख्य धारा की मीडिया पर वही तबका हावी रहा जो पहले से सत्ता और संसाधनों पर काबिज था। 2019 में आई ओपन डोर मीडिया रिपोर्ट में यह सामने आया कि भारत के सबसे बड़े मीडिया घरानों जैसे टाइम्स ग्रुप, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, नेटवर्क 18 के मालिक लगभग सभी ऊंची जातियों से आते हैं। ऐसे में यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि उनके न्यूज चैनलों और अखबारों की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी किसके पक्ष में होगी और किसे अनसुना कर दिया जाएगा। भारत का मीडिया परिदृश्य देखें तो टीवी चैनल, बड़े अखबार और डिजिटल पोर्टल्स सभी पर लगभग एक ही तरह का नैरेटिव चलता है। ये नैरेटिव सत्ता और कॉरपोरेट के हितों से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, दलितों पर होने वाले हमले सालों से जारी है, लेकिन ये खबरें बहुत कम जगह पाती है। 2022 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट में बताया गया था कि हर दिन औसतन 53 दलितों पर अत्याचार की घटनाएं दर्ज होती है, लेकिन यह आंकड़ा प्राइम टाइम में शायद ही कभी चर्चा का विषय बनता है। इसका कारण साफ है, मीडिया का नियंत्रण उन हाथों में है जिन्हें इन मुद्दों से कोई राजनीतिक या आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। इसके उलट जब किसी बड़े कारोबारी, क्रिकेटर या फिल्म स्टार से जुड़ी छोटी सी बात होती है तो वही पूरे दिन हेडलाइन बन जाती है। इससे यह संदेश जाता है कि बहुजन समाज की समस्याएं खबर नहीं है। यही वजह है कि बहुजन मीडिया की जरूरत महसूस होती है। बहुजन मीडिया का मतलब है ऐसा मंच जो बहुजनों की असली समस्याओं को सामने लाए, उनकी आवाज बने और समाज के उस हिस्से तक पहुंचाए जिसे अब तक हाशिए पर रखा गया है। यह केवल खबर दिखाना ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करना भी है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखें तो पाते हैं कि बहुजन नेताओं ने हमेशा मीडिया का इस्तेमाल समाज को जागरूक करने के लिए किया। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज के जरिए जाति प्रथा और पाखंड पे प्रहार किया। वहीं अंबेडकर ने अपनी
पत्रिकाओं और अखबारों से दलितों को शिक्षा और संगठित होने का संदेश दिया। इन मीडिया प्रयासों ने बहुजन आंदोलन को ताकत दी और सामाजिक बदलाव की नींव रखी। लेकिन दुर्भाग्य से आज मुख्य धारा की मीडिया में वैसी प्रतिबद्धता नहीं दिखती, बल्कि यह सत्ता और बाजार की भाषा बोलती है। इसलिए जब हम बहुजन मीडिया की जरूरत पर बात करते हैं तो यह सिर्फ प्रतिनिधित्व का मामला नहीं है, यह सामाजिक न्याय और बराबरी का सवाल है। अगर मीडिया सचमुच लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो इसमें बहुजन समाज की आवाज शामिल क्यों नहीं हो? क्यों बहुजनों की कहानी हमेशा हाशिए पर छूट जाती है? अगर लोकतंत्र सबके लिए है तो मीडिया भी सबका होना चाहिए। यही सोच बहुजन मीडिया की नींव है। आज सोशल मीडिया ने इस दिशा में थोड़ी राहत दी है। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर कई बहुजन आवाजें उभर रही हैं। द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, जन जवार, दलित कैमरा जैसे वैकल्पिक प्लेटफॉर्म ने यह साबित किया है कि बिना कॉरपोरेट सपोर्ट के भी जनता तक सच पहुंचाया जा सकता है। हालांकि इनकी पहुंच अभी सीमित है और आर्थिक संकट हमेशा इनके सामने रहता है, लेकिन फिर भी यह एक उम्मीद जगाता है कि बहुजन मीडिया संभव है और इसकी भूमिका आने वाले समय में और भी अहम होने वाली है। बहुजन मीडिया की सबसे बड़ी जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया बहुजन समाज को अक्सर नकारात्मक छवि में पेश करती है। कई बार दलित, आदिवासी या मुसलमानों से जुड़ी खबरें इस अंदाज में दिखाई जाती है कि पूरा समुदाय अपराधी या पिछड़ा लगे। 2017 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में बताया गया था कि भारतीय न्यूज चैनलों पर अल्पसंख्यकों और दलितों को लेकर नकारात्मक रिपोर्टिंग अधिक की जाती है। यही कारण है कि बहुजन मीडिया जरूरी है ताकि समाज का असली चेहरा सामने आए। बहुजन मीडिया सिर्फ खबर दिखाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह विचारधारा और विमर्श का भी केंद्र बनेगा। अगर बहुजन मीडिया मजबूत होता है तो यह शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, आरक्षण, महिला सशक्तिकरण और आदिवासी अधिकार जैसे मुद्दों को लगातार उठाएगा। अभी की स्थिति यह है कि जब भी आरक्षण पर बहस होती है तो टीवी डिबेट्स में बहुजन पैनलिस्ट बहुत कम होते हैं। ज्यादातर वक्ता ऊंची जातियों से होते हैं जो आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाते हैं। लेकिन अगर बहुजन मीडिया होता तो यह इन बहसों को संतुलित करता और बहुजन समाज की असली दलील सामने लाता। यहाँ एक महत्वपूर्ण उदाहरण है दलित कैमरा। इसे 2011 में चंद्रभान प्रसाद और उनके साथियों ने शुरू किया था। इस यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने दलित मुद्दों को सीधे बहुजनों की आवाज में सामने रखा। चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला की आत्महत्या हो या भीमा कोरेगांव हिंसा, दलित कैमरा ने इन घटनाओं को वैसे ही दिखाया जैसे बहुजन समाज ने महसूस किया। यह पहल साबित करती है कि अगर संसाधन और समर्थन मिले तो बहुजन मीडिया मुख्य धारा को चुनौती दे सकता है। बहुजन मीडिया की कमी के कारण अक्सर बहुजन आंदोलन की ताकत दब जाती है। उदाहरण के लिए 2020-21 का किसान आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था। इसमें पंजाब, हरियाणा के किसानों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के दलित पिछड़े किसान भी शामिल थे। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया ने इस आंदोलन को खालिस्तानी और देश विरोधी यानी देशद्रोही कहकर बदनाम करने की कोशिश किया। यहाँ अगर बहुजन मीडिया मजबूत होता तो आंदोलन की सच्चाई पूरे देश तक और साफ तरीके से पहुंचती। इसके अलावा बहुजन मीडिया का एक और फायदा यह होगा कि यह समाज में समानता और भाईचारे का संदेश फैलाएगा। जब बहुजन समाज अपनी कहानियां खुद सुनाएगा तो उसमें सच्चाई और ईमानदारी होगी। इससे समाज में जातिगत भेदभाव को चुनौती मिलेगी। साथ ही यह मीडिया उस इतिहास को सामने लाएगा जिसे मुख्य धारा ने दबा दिया है। उदाहरण के लिए कितने लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में भी सैकड़ों दलित आदिवासी नायकों ने जान दिया, लेकिन इतिहास की किताबों और मीडिया में उनके नाम तक नहीं मिलते। बहुजन मीडिया इन भूले बिसरे नायकों की गाथा को सामने लाकर समाज को जागरूक करेगा। बहुजन मीडिया की कमी ने राजनीतिक माहौल पर भी असर डाला है। लोकतंत्र में मीडिया जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करता है, लेकिन जब यह सेतु बहुजनों के लिए कमजोर हो तो उनकी समस्याएं सत्ता तक पहुंच ही नहीं पाती है। नतीजा यह होता है कि बहुजन समाज राजनीतिक रूप से
पिछड़ जाता है। उदाहरण के लिए संसद और विधानसभाओं में जब बहुजनों के खिलाफ कोई नीतियां बनाई जाती है तो मीडिया उस पर सवाल नहीं उठाता। अगर बहुजन मीडिया होता तो वह इन नीतियों की समीक्षा करता और जनता को अवेयरनेस जागरूक बनाता। भारत में अभी भी लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं, जिनमें ज्यादातर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लेकिन क्या आपने कभी टीवी चैनलों पे उनकी समस्याओं को प्रायोरिटी से उठते देखा है? जबकि यही लोग लोकतंत्र की असली रीढ़ है। वे खेतों में काम करते हैं, निर्माण स्थलों पे मजदूरी करते हैं और पूरे समाज को चलाते हैं। बहुजन मीडिया का असली दायित्व तो यही होगा कि इनकी कहानियां मुख्य धारा में लाएं और उनकी तकलीफों को नीतिगत बहस का हिस्सा बनाएं। बहुजन मीडिया के अभाव का एक और असर यह है कि बहुजन बच्चों और युवाओं को रोल मॉडल नहीं मिलते। जब टीवी, अखबार और वेब सीरीज में बार बार ऊंची जाति के हीरो और नेताओं को दिखाया जाता है तो बहुजन समाज को लगता है कि शायद उनकी कोई जगह ही नहीं है। लेकिन अगर बहुजन मीडिया होगा तो वह डॉक्टर अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, बिरसा मुंडा, पेरियार और काशीराम जैसे नायकों को सामने लाएगा। इससे युवा प्रेरित होंगे और समाज में आत्मसम्मान की भावना मजबूत होगी। बहुजन मीडिया की जरूरत इस बात से भी साफ होती है कि आज भारत में फेक न्यूज और गोदी मीडिया का बोलबाला है। बड़े बड़े चैनल टीआरपी और राजनीतिक दबाव के चलते सिर्फ सत्ता की भाषा बोलते हैं। कई बार फेक न्यूज फैलाकर समाज में नफरत फैलाई जाती है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज को ही होता है। उदाहरण के तौर पे मुसलमानों के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती है, जिससे उनका सामाजिक बहिष्कार बढ़ता है। बहुजन मीडिया इस झूठ का जवाब सच से दे सकता है और समाज में संतुलन ला सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी बहुजन मीडिया बेहद जरूरी है। बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की समस्याओं से जूझता है, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों पर कहीं चर्चा नहीं होती। मुख्य धारा की मीडिया तो बड़े उद्योगपतियों के हितों की बात करती है, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की नहीं। अगर बहुजन मीडिया होगा तो यह बताएगा कि किस तरह बहुजन समाज आर्थिक अन्याय झेल रहा है और कौन सी नीतियां उनकी स्थिति बदल सकती है। इस तरह यह मीडिया न केवल सूचना देगा बल्कि बहुजनों के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी खोलेगा। बहुजन मीडिया की एक और अहम भूमिका होगी भाषाई विविधता को बढ़ावा देना। आज मुख्य धारा की मीडिया ज्यादातर हिंदी और अंग्रेजी में केंद्रित है, लेकिन भारत में आदिवासी और पिछड़े वर्ग की सैकड़ों बोलियां और भाषाएं हैं जो धीरे धीरे गायब हो रही है। बहुजन मीडिया इन्हें संरक्षित करने और आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। जब गोंडी, कुड़ुक और संथाली या भील जैसी भाषाओं में समाचार और डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो आदिवासी समाज को लगेगा कि उनकी पहचान का सम्मान हो रहा है। यही असली लोकतंत्र की खूबसूरती होगी। इसके साथ ही बहुजन मीडिया का एक मकसद यह भी होना चाहिए कि यह वैकल्पिक इतिहास सामने लाए। मुख्य धारा की किताबों और मीडिया में ज्यादातर वही कहानियां दिखाई जाती है जो ऊंची जाति और सत्ता वर्ग के नायक रहे हैं, लेकिन बहुजन मीडिया यह बताएगा कि भारत की आजादी, समाज सुधारक और लोकतांत्रिक संस्थाओं में बहुजनों का कितना बड़ा योगदान रहा है। जैसे बिरसा मुंडा का आंदोलन, फूले दंपति का शिक्षा अभियान या भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण। इन कहानियों को उजागर करना बेहद जरूरी है ताकि नई पीढ़ी अपने असली नायकों को जान सके। बहुजन मीडिया डिजिटल युग में और भी प्रभावी हो सकता है। इंटरनेट की वजह से आज जानकारी हर किसी की पहुंच में है। एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन से कोई भी अपनी आवाज देश दुनिया तक पहुंचा सकता है। यही वजह है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और पॉडकास्ट पर बहुजन क्रिएटर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ये छोटे प्लेटफॉर्म मुख्य धारा के मीडिया के लिए चुनौती बन सकते हैं। अगर बहुजन समाज मिलकर संगठित रूप से ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं तो उनकी पहुंच लाखों करोड़ों दर्शकों तक होगी। बहुजन मीडिया का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि यह समाज में डर की राजनीति को खत्म करेगा। अक्सर मीडिया बहुजन समाज को कमजोर, गरीब और पिछड़ा दिखाता है, लेकिन जब बहुजन मीडिया खुद अपनी कहानियां सुनाएगा तो वह आत्मविश्वास और संघर्ष की कहानियां भी सामने लाएगा। इससे बहुजन समाज को हिम्मत मिलेगी और वे राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में और एक्टिव और सक्रिय होंगे।
यह मीडिया उन्हें सिर्फ पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि बदलाव के नायक के रूप में पेश करेगा। अंत में बहुजन मीडिया की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत वही होती है जिसकी आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है। अगर बहुजन समाज, जो देश की बहुसंख्या है, अपनी आवाज खुद नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? बहुजन मीडिया इस कमी को पूरा करेगा और लोकतंत्र को संतुलित बनाएगा। यही वह कदम है जो भारत को वास्तव में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा लोकतंत्र बना सकता है। बहुजन मीडिया की मजबूती से सबसे ज्यादा फायदा आम जनता को होगा। आज जब लोग मुख्य धारा के चैनल देखते हैं तो उन्हें लगता है कि असली मुद्दे वही हैं जो टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को लगातार दबा दिया जाता है। बहुजन मीडिया इन्हें प्रायोरिटी देगा। उदाहरण के लिए CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि युवाओं में बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा है, लेकिन टीवी पर इस पर गहरी चर्चा शायद ही होती है। बहुजन मीडिया इस चुप्पी को तोड़ेगा। बहुजन मीडिया सत्ता से सवाल पूछेगा। लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि सरकार से जवाब तलब किया जाए, लेकिन गोदी मीडिया सरकार का भोंपू बन गया है। अगर बहुजन मीडिया होगा तो वह पूछेगा कि क्यों दलित बस्तियों में आज भी साफ पानी नहीं है, क्यों आदिवासी इलाकों में स्कूल और अस्पताल नहीं है, क्यों बहुजन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। इस तरह यह मीडिया लोकतंत्र को जवाबदेह बनाएगा। बहुजन मीडिया की सबसे अहम जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि यह न्यायपूर्ण समाज की ओर रास्ता दिखाएगा। जब बहुजन समाज की तकलीफें और संघर्ष दिखाए जाएंगे तो समाज का बाकी हिस्सा भी इन्हें समझेगा। इससे सामाजिक दूरी और जातिगत भेदभाव कम होगा। साथ ही यह मीडिया सामाजिक सुधार के लिए ठोस एजेंडा पेश कर सकता है, जैसे सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर। यह बदलाव बहुजन मीडिया ही ला सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब बहुजनों ने अपनी मीडिया बनाई तब तब समाज में बड़ा बदलाव सामने आया है। अंबेडकर के मूक नायक और बहिष्कृत भारत ने बहुजन आंदोलन को दिशा दिया। पेरियार की पत्रिकाओं ने दक्षिण भारत में जातिवाद को चुनौती दिया। काशीराम के दौर में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पत्रिकाओं और पोस्टरों के जरिए राजनीतिक माहौल बदला। यानी मीडिया बहुजनों की ताकत का स्रोत रहा है। अब जरूरत है कि इस लेगेसी, इस परंपरा को डिजिटल युग में और आगे बढ़ाया जाए। और आज स्थिति यह है कि अगर बहुजन मीडिया मजबूत नहीं हुआ तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। मुख्य धारा का मीडिया सिर्फ सत्ता और कॉर्पोरेट की कहानी सुनाएगा। बहुजन समाज की पीड़ा, उनका संघर्ष और उनका सपना कहीं खो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि बहुजन समाज अपना मीडिया खड़ा करे, उसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समर्थन दे, तभी लोकतंत्र का असली स्वरूप सामने आएगा। बहुजन मीडिया की जरूरत केवल आज नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी बेहद जरूरी है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।